6.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम के लिहाज से बेटे इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 भी और इसके बाद ऑब्वियसली 13 14 भी। और जरा सोल्यूशन देख लीजिएगा, ये पहले वाले रिकॉर्डिंग में कुछ ऑडियो का मसला हो गया था, वरना मैं साथ साथ ही समझा देता। तो मैंने पूरा बोर्ड पे सॉल्व कर दिया, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आप सुनिए, इसने क्वेश्चन में कहा हमसे इफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर इन एपी, मतलब ये क्या, अच्छा डब्ल्यू एक्स वाई जेड कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। कंसेक्यूटिव का मतलब ये लगातार आपको शुरू की 4 टर्म दी हुई है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये कह रहा है कि अगर डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है एपी की, तो आप ये स्टेटमेंट वेरीफाई कर दें। मतलब आप वेरीफाई कर देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड का वही आंसर आएगा जो इसकी राइट हैंड साइड का आंसर आएगा। ठीक, अब इस पे जाने से पहले जरा एक बात सुनिएगा। अगर कोई आपसे बोले डब्ल्यू एक्स वाई जेड ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसने बोला शुरू की 4 टर्म्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड अगर किसमें है, एपी में, तो आपको कह रहा है कि ये सब वेरीफाई कर दो, आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर होगी। तो मेरा कहना क्या है, जरा सुनिएगा। कोई भी अगर आपको आज के बाद से बोले ना बेटे कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड एपी में 4 कंसेक्यूटिव टर्म है, तो वो बोल रहा है डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, आप कुछ और बोलोगे, आप वो बोलोगे जो आप जानते हो। अगर किसी ने तुमसे बोला कि डब्ल्यू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म है, तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म डब्ल्यू है तो इसका नाम आप जानते हो कि ये ए है। अगर एक्स इसकी दूसरी टर्म है तो आप इसका नाम जानते हो कि ये ए प्लस डी है। अगर y इसकी तीसरी टर्म है तो आप इसका नाम जानते हो कि ये a प्लस 2d है। और अगर z इसकी चौथी टर्म है तो आप इसका नाम जानते हो a प्लस 3d। मेरा कहना यह है कि अगर आपसे कोई बोले ना कि w x y z 4 टर्म्स AP की है, तो जवाब में आप बोलोगे अच्छा a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d 4 टर्म्स है AP में। तो आप नाम वो क्यों यूज कर रहे हो जो वो यूज कर रहा है, आप तो नाम वो यूज करें जो आप जानते हैं, जो आप यूज करते हुए आए। किसी ने बोला W पहली टर्म है, आपने कहा अच्छा W का नाम है। किसी ने बोला X दूसरी टर्म है, तो आपने बोला X का मतलब A प्लस डी। इसने बोला Y तीसरी टर्म है, तो आपने बोला A प्लस 2D। तो Z चौथी टर्म है, तो नाम पड़ गया A प्लस 3D। तो जहां जहां इसने असल में W इस्तेमाल किया होगा उसकी जगह में उसका अपना नाम लिखूंगा A। जहां जहां ये X इस्तेमाल करेगा उसकी जगह में अपना नाम रखूंगा A प्लस डी। जहां जहां ये y इस्तेमाल करेगा मैं बोलूंगा a प्लस 2d, और जहां जहां ये z इस्तेमाल करेगा उसकी जगह मैं बोलूंगा a प्लस 3d। अब इन सब स्टेटमेंट को आप वीडियो पॉज करके पहले तो रफ वर्क में कहीं नोट कर लें। आपको एग्जाम में भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहां से लेके आ रहे हो, क्योंकि वो तो जनरल नाम है, सभी को मालूम है। W का मतलब फर्स्ट टर्म A, X का मतलब सेकंड टर्म A प्लस D, Y का मतलब थर्ड टर्म A प्लस 2D, Z का मतलब फोर्थ टर्म A प्लस 3D। लिखना चाहो एग्जाम में तो लिख के भी आ सकते हो। अब आओ जरा बेटे स्टेटमेंट में, बोलो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो हमारे पास सबके नाम अवेलेबल है। इसने बोला W पहली टर्म है तो W का नाम A, इसने बोला Z चौथी टर्म है तो चौथी टर्म का नाम A प्लस 3D, होल स्क्वायर वैसे ही आ गया। फिर इज इक्वल टू के बाद 3, हमें नहीं पता 3 क्यों आ रहा है, ब्रैकेट लगा दी, x का होल स्क्वायर। x बोलो बेटे दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म का नाम चेक करो a प्लस डी, तो दूसरी टर्म की जगह a प्लस डी। माइनस के बाद y बोला तीसरी टर्म है तो तीसरी टर्म का मतलब a प्लस 2d, जो जो उनके नाम रखे हुए थे। यानी आप w x y z को हटा दें, आप w x y z की जगह वो 4 नाम रखें जो 4 नाम आपको सिखाए जा चुके हैं। ठीक है, अब सुनिएगा। a का होल स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस साइन वैसे ही छोड़ दिया बेटे, इसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो। तो सब जानते हो पहले a स्क्वायर आएगा, फिर प्लस 2ab नहीं पढ़ना, पहले a को b से मल्टीप्लाई करना, फिर आंसर को ट्वाइस कर देना। a को 3d से मल्टीप्लाई किया 3ad को ट्वाइस करो 6ad, फिर प्लस के बाद b का स्क्वायर होता है तो 3 का स्क्वायर 9, d का स्क्वायर d स्क्वायर, ये 3 वैसे ही छोड़ दो। यहां खोल दो बेटे फॉर्मूला a प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस d स्क्वायर, माइनस साइन की वजह से ब्रैकेट में आंसर लिखा जाएगा। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो a स्क्वायर प्लस ab2 पढ़ रहे हैं, 2ab नहीं ab2, यानी पहले a को b से मल्टीप्लाई कराओ 2ad, फिर उसको ट्वाइस करवा दो यानी 4ad, फिर प्लस के बाद 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर। अब आइए बेटे, अब मैं a स्क्वायर को वैसे ही कॉपी कर रहा हूं, माइनस साइन को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 6ad माइनस प्लस माइनस 9d स्क्वायर। यहां 3 को वैसे ही छोड़ दो बेटे, a स्क्वायर वैसे ही आ गया, 2ad वैसे ही आ गया, d स्क्वायर वैसे ही आ गया। माइनस साइन से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस a स्क्वायर माइनस 4ad माइनस का 4d स्क्वायर, सबकी साइन चेंज हो गई। अब बताइएगा बेटे a स्क्वायर से a स्क्वायर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या क्या बचा, माइनस का 6ad और माइनस का 9d स्क्वायर। 3 को वैसे ही छोड़ दो बेटे,
ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब ध्यान से देखिएगा तो आपके पास ये वैल्यू प्लस का 2AD है और ये माइनस का 4AD है। तो आप सब जानते हो बेटे प्लस माइनस करते माइनस है, लेकिन साइन बड़े नंबर का आता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 2 में से -4 किया तो जवाब आ गया -2AD। बिल्कुल इसी तरह बेटे चेक करो, ये प्लस का d स्क्वायर है और ये माइनस का 4d स्क्वायर है। तो प्लस माइनस करेंगे माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा यानी माइनस का आएगा। तो जब 1 में -4 करवाया तो आंसर आ गया -3d स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने बिल्कुल वैसी कॉपी कर दिया, यहां 3 से पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा दो, प्लस माइनस माइनस 3 2 6AD प्लस माइनस माइनस 3 3 9d स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जैसे ही बराबर आए, इसी के नेक्स्ट लाइन में आप प्रूफ लिख दीजिएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे, आज के बाद से याद रख लेना, अगर कभी तुमसे कोई बोले ना कि P Q R क्या है, 3 टर्म्स AP में है, तो तुम P की जगह मान लेना क्या A, Q का नाम मान लेना क्या A प्लस D, और R का नाम मान लेना बोलो कितना A प्लस 3D। तो बजाय ये नाम इस्तेमाल करने के वो स्टैंडर्ड नाम इस्तेमाल करो जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से सिखाए जा चुके हैं। तो काइंडली जरा वीडियो पॉज करके बेटे सब कुछ नोट कर लीजिए अपने पास। ठीक है बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आइए जरा इसके अगले सवाल की तरफ। तो सेम पैटर्न का सवाल है बेटे, क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज नंबर 6.1, पेज नंबर 161 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोल रहा है इफ B, C, P, फिर Q, फिर R, अगर ये 5 टर्म्स किसमें है, AP में है, तो आप क्या प्रूफ करें। तो ये आपसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट B प्लस R बराबर है C प्लस Q बराबर है ट्वाइस ऑफ P के। अब जरा इसका प्रूफ चेक करना बेटे। अच्छा, मैंने पिछले सवाल में ना WXYZ की वैल्यूज डायरेक्ट आपको रफ वर्क में बता दी थी। अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हो ना कि सर वो काम रफ वर्क में अगर मैं वापस फेयर में कैसे आऊंगा, तो तुम देख लो बेटे तरीकेकार क्या है। अब प्रूफ में जो स्टेटमेंट वेरीफाई करना है, इस सवाल को आप आसानी से डायरेक्ट यहां से भी शुरू कर सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक बात बता रहा हूं, वो देखिएगा। इधर देखते रहिए ध्यान से। बोले इसने इन 5 टर्म्स को बोला कि वो किसमें है, AP में। बेटे उनमें से उसने पहली टर्म को क्या बोला है, B, तो पहली टर्म का नाम बोलो A। दूसरी टर्म को क्या बोला है, C, दूसरी टर्म का नाम बोलो A प्लस D। तीसरी टर्म का नाम उसने क्या रखा, P, आपने नाम क्या रखा, A प्लस 2D। चौथी टर्म का नाम उसने रखा Q, तो आपने नाम रखा A प्लस 3D। पांचवी टर्म का नाम उसने रखा R, तो आपने नाम क्या दिया, A प्लस 4D। अरे यस। इसने बोला फर्स्ट टर्म B है, आपने कहा नहीं फर्स्ट टर्म A है। इसने बोला सेकंड टर्म C है, आपने कहा नहीं सेकंड टर्म A प्लस D है। इसने बोला थर्ड टर्म P है, आपने कहा नहीं A प्लस 2D है। इसने बोला Q फोर्थ टर्म है, आपने कहा A प्लस 3D है। इसने बोला फिफ्थ टर्म R है, तो आपने बोला नहीं फिफ्थ टर्म A प्लस 4D है। बिल्कुल वैसे ही बन जाना जैसे वो मियां बीवी में ताल्लुकात नहीं होते कि एक ये बोलेगा तो अगला उसका उल्टा ही बोलेगा। बिल्कुल तुम्हें वो उल्टा काम करना। ये बोलेगा B, आप बोलेगा नहीं A। ये बोलेगा C, आप बोलेगा नहीं A प्लस D। ये बोलेगा P, आप बोलेंगे A प्लस 2D। ये बोलेगा Q, आप बोलेंगे A प्लस 3D। ये बोलेगा R, तो आपने उल्टा बोलना है A प्लस 4D। अब इन सब के नाम, इन सब की जगह आप स्टेटमेंट में वेरीफाई करवा दें। तो बेटा अब जरा चेक कीजिएगा। अब आ गया नाउ, आओ जरा स्टेटमेंट में बोलो B प्लस R लिखा है, B का नाम पढ़ो A, तो B की जगह आ गया A प्लस, बेटे R का नाम पढ़ो A प्लस 4D, तो R की जगह आ गया A प्लस 4D इज इक्वल टू। अब आ जाओ C प्लस Q पे, बोलो C का नाम क्या, A प्लस D प्लस के बाद Q का नाम पढ़ो बेटे A प्लस 3D इज इक्वल टू। अब बोल रहे ट्वाइस ऑफ P, 2 वैसे ही लिखो पढ़ो। बोलो बेटे P का नाम, अरे ये रहा P है A प्लस 2D। अब सबको सॉल्व कर लो एक साथ। A और A को ऐड करवाओगे तो 2A प्लस 4D
बेटे ए को ए में ऐड करवाओ तो बोलो क्या 2a, और डी को जब 3d में ऐड करवाओगे तो क्या 4d इज इक्वल टू, बेटे 2 से सबको मल्टीप्लाई करवाओ तो 2a प्लस 4d। आप जरा चेक करके बताइए, तीनों की तीनों रिजल्ट एक दूसरे के बराबर आ गए, इसका मतलब ये बात प्रूव हो गई। समझ में आ गई बेटा बात? ये जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए काइंडली। बस याद रखिएगा ये एक्स्ट्रा काम है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप चाहो तो ये स्टेटमेंट पूरा लिख के बता दो, चाहो तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो, डायरेक्ट पुट करवा दो, वहां से स्टार्ट करके हाँ खत्म कर देना सवाल। ठीक है, चलिए बेटे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अब जरा सुनना बेटे सवाल, ये आपसे कह रहा है इफ एक्स वाई जेड बी द pth, qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपसे कह रहा है शो दैट इस पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर आप क्या ले आओ, 0 के बराबर ले आओ। ठीक है, तो मुझे बताओ बेटे, अगर इसमें सवाल में आपको ये पहले से बता दिया है कि x जो है वो pth टर्म है, y जो है वो qth टर्म है, और z जो है वो rth टर्म है, तो आप ये स्टेटमेंट वेरीफाई करो। अब जरा देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, मुझे बताइए बेटे, अगर मैं आपसे बोलता x जो है वो 4th टर्म है तो आप ऐसे ही लिखते t4। अगर मैं आपसे बोलता y जो है वो 5th टर्म है तो आप ऐसे ही लिखते t5। और अगर मैं आपसे बोलूं कि z जो है वो 6th टर्म है तो आप ऐसे ही लिखेंगे t6। अब जरा बताओ t4 अगर है तो t4 के लिए फॉर्मूला क्या, a प्लस 3d लिखते हो आप, तो ऐसे भी तो लिख सकते हो a प्लस 4 माइनस 1। बोलो बेटे t5 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 5 माइनस 1। बेटे t6 के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। अब ये बताइएगा, अगर मैं यहां से 4 हटा दूं और यहां p लिख दूं तो बोलो फॉर्मूला क्या, a प्लस p माइनस 1। अगर मैं t5 की जगह बेटे यहां पर tq लिख दूं तो बोले फॉर्मूला क्या बन जाएगा, t a प्लस q माइनस 1। और अगर मैं t6 की जगह बेटे rth टर्म लिख दूं तो बोले फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस r माइनस 1। तो अब जरा चेक कीजिएगा बेटे, प्रूफ अभी स्टार्ट नहीं करना, सही है, अभी पहले सोल्यूशन स्टार्ट करना। ध्यान से सुनो बेटे मेरी बात, ये कह रहा है x जो है ना वो pth टर्म है यानी tp, फिर कह रहा है y जो है वो qth टर्म है, मतलब y जो है वो qth टर्म है tq, फिर कह रहे हैं z जो है वो rth टर्म है, तो z बोले तो tr। अब जरा बताइएगा इनकी जगह इनके फॉर्मूलास, अगर ये pth टर्म है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस कॉमन डिफरेंस उससे एक कम। अगर ये qth पोजीशन है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस q माइनस 1। और बेटे अगर ये rth टर्म है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस r माइनस 1। समझ में आ गई बेटे बात? ये जरा नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके पहले से। ठीक है बेटे, अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अब हेडिंग बनाओगे लेफ्ट हैंड साइड की, यानी डिटर्मिनेंट ले रहे हैं पूरा, और इस पूरे डिटर्मिनेंट को एज इट इज कॉपी कर देंगे हम, p q r x y z 1 1 1 लेफ्ट हैंड साइड लीजिए सर। अब मेरा कहना क्या है जरा सुनिएगा ध्यान से बेटे, मैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर बोलो जहां जहां x आएगा, जहां जहां x आएगा वहां पर ये x की वैल्यू लिख सकता हूं ना, जहां जहां y आएगा उस y की जगह y की वैल्यू ये लिख सकता हूं, और जहां जहां z आएगा बेटे उस z की जगह z की वैल्यू मैं ये लिख सकता हूं। लिख सकता हूं लेकिन नहीं लिखना है, अगर लिख दिया ना आपने फंसोगे बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए बता रहा हूं सवाल को 5 मार्क्स का सवाल आएगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको जो काम करना है इंपॉर्टेंट वो जरा सुनिएगा। देखिए चैप्टर 4 में 4.2 एक्सरसाइज में सॉरी आप डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टी सीख चुके हैं और आपको अच्छी तरह याद है कि सर अगर 3 ह्यूमन आते थे ना कहीं भी, भले फर्स्ट कॉलम में आए या फर्स्ट रो में आए या सेकंड रो में आए या थर्ड रो में आए, तो हमारा काम सबसे पहले क्या होता था बेटे, हमारा सबसे पहला काम इन 3 वन में से किसी 2 वन को क्या बनाना होता था, 0 बनाना होता था। तो मुझे बताइए अगर मैं पहले स्टेप में कॉलम 1 में से कॉलम 3 माइनस करवा दूं तो क्या बनेगा, p माइनस आर x माइनस जेड, लेकिन 1 माइनस 1 0। अगर मैं C2 में से भी C3 माइनस करवा दूं तो बोलो क्या बनेगा, q माइनस आर y माइनस जेड 1 माइनस 1 0। तो हम सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि x y z की जगह x y z की वैल्यूज पुट ही नहीं करवा रहे, हम सबसे पहला काम कॉलम्स को आपस में सेपरेट करवा रहे हैं ताकि 3 वन में से 2 वन को हम क्या बना लें, 0 बना लें। तो जरा चेक करना बेटे स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे बोलूं C1 में से माइनस करवा दें C3
और C2 में से भी माइनस करवा दें किसे, C3 को। याद रखना जब 1 1 1 रो में दिए जाते हैं ना बेटे, तो 2 1 को 0 बनाने के लिए हमेशा कॉलम ऑपरेशन करेंगे, और अगर ये 1 1 कॉलम में दिए जाते तो फिर मैं रो ऑपरेशन करता, ऑपोजिट है। तो अब जरा चेक कीजिएगा इसकी नई फॉर्म क्या बन जाएगी डिटर्मिनेंट की। देखो बेटे, इस पूरे पहले कॉलम में से किसे माइनस करवा रहे हो, तीसरे कॉलम को, तो बोलो पहले में से पहला माइनस हुआ, ये आ गया P माइनस आर। बेटे दूसरे में से दूसरा माइनस हुआ, ये आ गया X माइनस जेड। बेटे तीसरे में से तीसरा माइनस हुआ, तो देखो यहां पे आ गया 0। अब जरा आओ बेटे, अब इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम में से भी थर्ड कॉलम माइनस करवा रहे हैं। पहले में से पहला माइनस करो तो जवाब आएगा Q माइनस आर। बेटे दूसरे में से दूसरा माइनस करो तो जवाब आएगा Y माइनस जेड। बेटे तीसरे में से तीसरा माइनस करो तो जवाब आएगा 0, और लास्ट कॉलम आपके पास बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा, मतलब R Z और 1। समझ में आ गई बेटे बात ये। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अब ये सारा काम करने के बाद, ये सारा काम करने के बाद किसी और तरफ ध्यान नहीं लगाओ, इसे देखो, इसे देखो, इन दो वैल्यूज को बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। मैं आपसे बोल रहा हूं x में से z को माइनस कराओ, तलाश करते हैं कि आखिर x और z है कहां, आ जाइए। अरे ये रहा x और ये रहा z। अब रफ फर्क सिर्फ एक दफा लिख के बता रहा हूं बेटे, फिर बाकी तुम्हें एग्जाम में भी ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x है, ये बीच में उनकी पोजीशन को हटा दो क्योंकि हम तो उसके फॉर्मूलाज लिख चुके हैं ना, तो पोजीशन की बात नहीं कर रहे हैं। जरा चेक करो बेटे, x के लिए फॉर्मूला क्या था, a प्लस पी माइनस 1d, और बेटे बोले z के लिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। अगर मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा दूं तो बेटे अब आप x में से z माइनस करवाएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा x माइनस जेड इज इक्वल टू, x में से अगर z माइनस होगा तो बताओ बेटे, जब सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो नीचे वाली टर्म की साइन चेंज कर रहे होते हैं ना। अब जब मैं सब्ट्रैक्शन कराऊंगा तो देखिएगा क्या होता है, इधर देखिए, सब्ट्रैक्शन कराऊंगा, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, x में से z माइनस किया तो a से कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ बेटे, ये जो r होगा इसकी नई साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगी, और ये जो -1 होगा बेटे, ये बोलो +1 हो जाएगा। तो ये -1 है, ये +1 है, ये दोनों कैंसिल, आपके पास a और a भी कैंसिल हो चुका है। जरा गौर से देखिएगा, d और d तो वैसे ही रहेगा बेटे, -1 से +1 कट चुका है, लेकिन अंदर ब्रैकेट में कौन कौन स्टिल बच रहा है, p माइनस r। अरे यस, इधर देखिए, x में से z को माइनस कराना हो तो a से a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और p में से क्या माइनस हो जाएगा, r, और साथ में क्या आ जाएगा, d। यानी अगर तुमसे कोई बोले कि x में से z माइनस कराओ तो तुम कहोगे सर a से a खत्म हो जाएगा, -1 +1 कैंसिल हो जाएगा, p माइनस r टाइम्स d बचेगा। तो इसे छोड़कर जरा मुझे वर्बली जबानी बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि x में से y को माइनस करवाइए तो आप कहेंगे सर x में से y माइनस होने का मतलब a से a कट जाएगा, इसकी साइन चेंज होने के बाद ये दोनों कट जाएंगे, तो बोलो जवाब में क्या बचेगा, सिर्फ p माइनस q ब्रैकेट में d। तो यहां से हमने फैसला ये किया, इधर से हमने फैसला ये किया कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करवाएंगे बेटे तो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए भी इतनी लंबी करने की जरूरत नहीं है, हम सब्ट्रैक्शन करवाने का एक आसान तरीका वहीं से देख चुके हैं। तो जरा प्लीज बेटे नोट कीजिएगा यहां पर स्टेप, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। p माइनस आर बिल्कुल वैसे ही छोड़ दो, p माइनस आर को, बोलो बेटे x में से z को माइनस करवाना। अरे जब x में से z को माइनस करवाया तो a से a कट गया, 1 से 1 कट गया, p माइनस क्या, p माइनस r, और ब्रैकेट में क्या, d, ब्रैकेट के बाहर d, वो तो कोफिशिएंट है ना, खाली कोफिशिएंट सब्ट्रैक्ट होंगे, बेस तो वैसे ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह बेटे आखिरी स्टेप में क्या लिखा हुआ था, 0, वैसे ही छोड़ दो। अब आओ ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो ऊपर लिखा हुआ है q माइनस r। अब बोलो यहां क्या लिखा हुआ, y में से z को माइनस कराएं, बोलो बेटे y में से z माइनस होगा मतलब a से a कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, q माइनस r। और अगर नहीं भी समझ में आएगा कि q माइनस r कैसे आ रहा है तो उसके साथ वही लिख देना जो ऊपर लिखा हुआ, खाली d अलग लगा देना, वही लिख देना नीचे जो ऊपर लिखा हुआ उसे d लगा देना। अब बताइए बेटे लास्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, ये तो नीचे 0 लिखा हुआ है, लास्ट कॉलम आ गया r z और 1। अब गौर से देखिए, कॉलम 1 और कॉलम 2 में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो जरा कॉलम 1 और कॉलम 2 में चेक करो बेटे। कॉलम 1 में, इस पूरे कॉलम 1 में ये p माइनस आर भी कॉमन आ रहा है, p माइनस आर भी कॉमन आ रहा है, और आप जानते हैं बेटे 0 तो अपना दोस्त ही है, 0 में से तो आप कुछ भी कॉमन निकाल लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसे। तो क्या मैं पूरे कॉलम 1 में से p माइनस आर कॉमन ले सकता हूं? इसी तरह से जरा बेटे पूरे कॉलम 2 में चेक करना,
Q माइनस आर, यहां भी जीरो। आपको पता है बेटे जीरो में से कुछ भी कॉमन निकाल लो, जीरो को बिल्कुल पता नहीं चलेगा। जीरो पहले भी जीरो था, अभी भी जीरो रहेगा। तो अगर मैं यहां से आपसे बोलूं कि मैं कॉमन निकाल रहा हूं किस किस में से, ध्यान से देखिएगा, टेकिंग कॉमन, अरे बोले P माइनस आर फ्रॉम कॉलम 1, उसी के आगे लिख रहा हूं एंड Q माइनस आर फ्रॉम कॉलम 2। तो मुझे बताइए बेटा आंसर क्या बचेगा। P माइनस आर जैसे ही आपने कॉमन लिया कॉलम 1 में से बाहर लिख दिया, बेटे Q माइनस आर जैसे ही आपने कॉमन लिया उसे आपने डिटर्मिनेंट के बाहर लिख दिया। जरा डिटर्मिनेंट के अंदर क्या बचा वो बताइए भाई साहब। जब P माइनस आर कॉमन आ चुका है तो उसकी जगह सिर्फ आ गया 1। बेटे P माइनस आर कॉमन आ चुका है तो उसकी जगह आ गया D। आखिरी कॉलम में क्या लिखा था, आखिरी एलिमेंट में 0 लिखा हुआ था। इनमें से बताइए Q माइनस आर में से Q माइनस आर कॉमन आ गया तो अंदर बचा 1, इसकी जगह बचा D, यहां पर क्या बचा 0, और लास्ट कॉलम आपके पास है R, Z और 1। अब याद करके बताइए, आपने 4.2 में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर कभी भी किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या कोई सी भी दो रोज अगर एक जैसी हो जाएं तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर बोलो बेटे 0 के बराबर हो जाता है। तो जरा गौर से देखिएगा, पहला कॉलम और दूसरा कॉलम सेम तो है, तो जब भी किसी डिटर्मिनेंट में कोई से भी दो कॉलम एक जैसे हों तो पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर क्या हो जाता है 0। और जब इस 0 वाले आंसर को इन सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी जवाब 0। तो अब जरा चेक कीजिएगा बेटे, आखिरी स्टेप में क्या लिखा मैंने, फर्स्ट ब्रैकेट लिखी P माइनस आर, बेटे सेकंड ब्रैकेट लिखी Q माइनस आर। अब बताओ उस पूरे डिटर्मिनेंट को किससे रिप्लेस करवा दिया, 0 से, क्योंकि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम एक जैसे हों तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व किए बगैर उसका आंसर 0 लिखते हैं। बेटे 0 को इन सबसे मल्टीप्लाई कराओ, बोलो जवाब क्या, 0। और चेक करें, यही तो आपको जवाब लेके आना था। तो 0 इज इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड, यहां लिख दीजिएगा प्रूफ, कॉपी कर लें बेटे से।